नमस्कार साथियों, जीएस की श्रृंखला गर्व श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के 12वें क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज के 25 प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन-सा सही कथन है? कौन-सा कथन सही है, यह प्रश्न पूछा गया है। पढ़ेंगे हम लोग। धन विधेयक राज्यसभा में पुरस्थापित किया जाता है, गलत है। राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में पुरस्थापित किया जाता है। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी पुरस्थापित किया जा सकता है, गलत है ये भी कथन। पुरस्थापित का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना, पेश करना। सबसे पहले धन विधेयक लोकसभा में पुरस्थापित नहीं किया जा सकता है, गलत है। तो उत्तर हमारा हो जाएगा डी। हमारा उत्तर हो जाएगा धन विधेयक से प्रश्न था कि धन विधेयक लोकसभा में पुरस्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में लाया जाता है अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा लिखी गई है। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष मतलब जिनको स्पीकर भी कहा जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष यह निर्णय लेते हैं कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। किसे कहते हैं धन विधेयक? कोई भी विधेयक जो कराधान से संबंधित हो, टैक्सेशन से संबंधित हो, सरकारी खर्च से संबंधित हो, सरकारी खर्च से संबंधित हो, आकस्मिक निधि से संबंधित हो, इमरजेंसी फंड से संबंधित हो, किसी भी तरह की धनराशि से संबंधित अगर विधेयक होगा, कानून बनाने का कच्चा मसौदा जो होता है, बिल होता है, उसको विधेयक कहते हैं। तो जब इस धन से संबंधित होगा ये विधेयक, तो उसको धन विधेयक कहा जाएगा। अनुच्छेद 110 में लिखा गया है और लोकसभा स्पीकर इसको तय करते हैं कि ये धन विधेयक है कि साधारण विधेयक है। और सबसे पहले इस धन विधेयक को लोकसभा में ही पुरस्थापित किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। राज्यसभा में नहीं पहले पेश होता है। लोकसभा में पेश होने के बाद दूसरी बार यहाँ से पारित होकर के राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में जाएगा, लेकिन राज्यसभा को ज्यादा अधिकार इसमें प्राप्त नहीं है। राज्यसभा इस विधेयक को 14 दिन तक अधिकतम रोक सकती है। 14 दिन के बाद यह स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। राज्यसभा इसको इसको राज्यसभा इस धन विधेयक को संशोधित नहीं कर सकती है। राज्यसभा संशोधित नहीं कर सकती है। राज्यसभा इसको रद्द नहीं कर सकती है, वापस नहीं कर सकती है। इसलिए कहा जाता है कि धन विधेयक लोकसभा में पुरस्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक के मामले में लोकसभा को सर्वाधिकार प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। 14 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी राज्यसभा के द्वारा, तो माना जाता है कि वह विधेयक स्वतः ही पारित हो गया है। 14 दिन के अंदर में उनको अपनी सहमति दे देनी है। 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 13 दिन के अंदर राज्यसभा को सहमति दे देनी है। ये नहीं कि वापस कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। आपको पारित करना अनिवार्य है। नहीं भी पारित करेंगे तो 14 दिन के बाद इस धन विधेयक को पारित मान लिया जाता है। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। संविधान में लिखा हुआ साथियों, अनुच्छेद 108 में संसद में गतिरोध की दशा में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक आयोजित करता है, संयुक्त अधिवेशन कराता है, जो कि साथियों साधारण विधेयक के मामले में होता है। धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के मामले में नहीं होता है। तो प्रश्न पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था अभी 2025 में। यहाँ हमसे प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की पहली संयुक्त बैठक कब हुई थी? तो 1961 में दहेज उन्मूलन विधेयक के मामले में, 1961 ईस्वी में। उत्तर यहाँ देखिएगा, पहला उत्तर हो जाएगा हमारा 1961 में। 1961 में पहली बार राष्ट्रपति ने दहेज दहेज उन्मूलन विधेयक के मामले में संसद का संयुक्त बैठक आयोजित कराया था। देखिएगा, अनुच्छेद अनुच्छेद 108 में वर्णित है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति संसद में गतिरोध की दशा में, राष्ट्रपति संसद में गतिरोध की दशा में, या मतलब संसद में विवाद हो, गतिरोध की दशा में, संसद में गतिरोध की दशा में दोनों सदनों का, दोनों यानी लोकसभा और राज्यसभा का, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कराता है, संयुक्त बैठक कराता है, संयुक्त बैठक कराता है, अधिवेशन कराता है। इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अनुच्छेद 118 के क्लाज 4 के तहत स्पीकर करता है। यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष अनुच्छेद 118 क्लॉज 4 के तहत संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। और ये साथियों, स्पीकर अगर नहीं चाह रहा है या अनुपस्थित है तो डिप्टी स्पीकर जो होता है, डिप्टी स्पीकर जो होता है वो इस अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। इसके अलावा याद रखिएगा कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में
संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है, सिर्फ साधारण विधेयक के मामले में होता है। पहली बार कब हुआ था? तो 1961 में। टोटल कितना? तो 3। हमारे देश के संविधान, हमारे देश के इतिहास में संसद में 3 बार संयुक्त बैठक हुआ है। पहला तो हमने कर लिया 1961 में। सेकेंड टाइम हुआ था 1978 में, बैंकिंग से संबंधित कानून आया था उस मामले में। थर्ड टाइम, तीसरा जो हुआ था सन 2002 में, पोटा कानून, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के मामले में गतिरोध होने पर 2002 में संयुक्त अधिवेशन का आयोजन कराया गया था। उम्मीद है साथियों समझ में आया होगा पूरा। आपको परीक्षाओं में कठिन से कठिन प्रश्न मिलेगा, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके संबंध में होती है? किसके संबंध में होती है, ये पूछा गया है प्रश्न। उत्तर क्या होगा? संविधान संशोधन के मामले में नहीं होता है, वित्त विधेयक के मामले में नहीं होता है, उपराष्ट्रपति निर्वाचन के मामले में नहीं होता। सिर्फ साधारण विधेयक, सिंपल जो विधेयक होगा, साधारण कानून बनाने के लिए जो कच्चा मसौदा आता है, बिल आता है, उसी मामले में गतिरोध होने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संसद का संयुक्त बैठक आयोजित कराता है, आहूत कराता है, बुलाता है। पांचवा प्रश्न है, कोई कानूनी विधेयक संसद में किस पटल पर रखा जा सकता है? कानूनी विधेयक मतलब वो सिंपल विधेयक है, तो चाहे वो लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, कहीं पर भी पहली बार रखा जा सकता है। दोनों में से किसी भी पटल पर रखा जा सकता है। लेकिन धन विधेयक रहेगा तो सबसे पहले उसको अनुच्छेद 110 के तहत लोकसभा में पहले पुरस्तावित किया जाएगा। उत्तर हमारा पांचवा प्रश्न का सी। अगला देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? 110 धन विधेयक 110 अनुच्छेद 110। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न, ये उत्तर हो जाएगा हमारा छठा कभी सातवां प्रश्न। यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो हमने पढ़ा कि अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक है कि नहीं, या कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, इसका निर्णय लेता है स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष। ये निर्णय करता है कि यह विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। धन विधेयक क्या होता है? टैक्स से संबंधित, कराधान से और सरकारी खर्चों से संबंधित, आकस्मिक निधि से संबंधित, संचित निधि से संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? मतलब पूछा गया है कि हमारे देश में जो बजट पेश किया जाता है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो अभी तक हमने पढ़ा था वित्त मंत्रालय, उसी में गहराई में प्रश्न आपसे पूछा गया है। उत्तर आप क्या करेंगे? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है, प्रभाग है, आर्थिक कार्य प्रभाग। आर्थिक कार्य प्रभाग या विभाग जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है साथियों, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत इसी की जिम्मेवारी है कि केंद्रीय बजट अनुच्छेद 112 के तहत पेश करवाए। संसद में पेश करने की जिम्मेदारी आर्थिक कार्य विभाग का है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। केंद्रीय बजट अनुच्छेद 112, राज्य का बजट, राज्यों का भी बजट होता है अनुच्छेद 202 के तहत। बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? कहीं नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में दोनों जगहों पर, चाहे केंद्र का चाहे राज्य का बजट, यहाँ पर वर्णन है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण यह शब्द लिखा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है, परंपराओं में बन गया है कि वह बजट होता है। ये बजट जो होता है साथियों, चाहे केंद्र का चाहे राज्य का, वो 3 वर्षों का लेखा जोखा होता है। बजट कितने वर्षों का लेखा जोखा होता है? 3 वर्ष का। एक होता है पिछले वर्ष का, जैसे 2025 में जो बजट आया होगा वो पिछले वर्ष 2024 में हमने क्या खर्च किया और क्या पाया उसका डिटेल होगा, और वर्तमान वर्ष में हमने कितना किस योजना में खर्च किया उसका आय व्यय का लेखा जोखा होगा। और तीसरा जो आने वाला वर्ष है, यानी अगला जो वर्ष है, उस पे हम कितना बजट निर्धारित किए हैं, कितना हमारा आय हो सकता है और कितना हमारा व्यय होगा, ये वर्णन होगा। यानी कि कोई भी बजट 3 वर्षों का होता है। केंद्रीय बजट अनुच्छेद 112, राज्य बजट अनुच्छेद 202, और इसको पेश कौन करता है? तो वित्त मंत्री। पेश कौन करता है? वित्त मंत्री। हमारे देश की वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन जी। निर्मला सीतारमन जी हमारे देश की वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर है। इन्होंने 2025 में 8वीं बार बजट पेश किया। इन्होंने 8वीं बार हलवा हलवा खा करके बजट पेश किया था, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। साथियों 1 फरवरी को बजट पेश होता है। 1 फरवरी 2025 में निर्मला सीतारमन ने 8वीं बार हमारे देश का बजट पेश किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
लेखा अनुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है, किस चीज की अनुमति प्रदान करता है? सार्वजनिक ऋण लेने की, गलत। भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेने की, गलत। राज्यों को अनुदान प्रदान करने की, गलत। यानी डी होना चाहिए। निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए, सही है साथियों। जब जब संसद में बजट 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 प्रस्तावित नहीं होता है, संसद में बजट प्रस्तावित नहीं होता है और कोई आकस्मिक इमरजेंसी फंड की आवश्यकता होती है, आकस्मिक फंड की आवश्यकता होती है, तो उस दशा में जो प्रधानमंत्री संचित निधि होता है, केंद्र का संचित निधि होता है, उस संचित निधि से एक निश्चित समय के लिए, संचित निधि से निश्चित समय के लिए धनराशि निकाल करके काम चलाया जाता है। उसमें सिर्फ व्यय का ब्यौरा होता है, आय का ब्यौरा नहीं होता है, आय का विवरण नहीं होता है, सिर्फ व्यय का विवरण होता है। ये बात याद रखिएगा। अनुच्छेद 116 में लिखा गया है, अनुच्छेद 116 में लिखा गया है लेखा अनुदान। लेखा अनुदान 116 में लिखा गया है कि भारत की, हमारे देश की कंसोलिडेशन जो फंड होती है, उससे एक निश्चित अवधि के लिए इमरजेंसी में पैसा निकाला जा सकता है, व्यय किया जा सकता है, जब बजट प्रस्तावित न हो उस दशा में, जिसमें सिर्फ व्यय का वर्णन होता है, आय का वर्णन नहीं होता है। 9वां प्रश्न हो गया। 10वां प्रश्न देखते हैं। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है? गिलोटिन साथियों इतिहास संविधान दोनों में महत्वपूर्ण है। इतिहास में अगर गिलोटिन देखेंगे, हम लोग पहले उस पर बात कर लेते हैं, फिर अभी संविधान पर आया जाएगा। इतिहास में गिलोटिन हम पढ़ते हैं कि फ्रांस में जब अराजकता का माहौल व्याप्त हो जाता है, फ्रांस में क्रांति होती है और फ्रांस के राजा और रानी को जनता ने वहां पर गिलोटिन पे चढ़ा दिया था। तो वो गिलोटिन क्या है? यूरोप में और मध्यकालीन इतिहास में किसी को मृत्यु दंड देने के लिए गिलोटिन का प्रयोग किया जाता था। और तस्वीर आपको लगा दिया सकते हो, देखिएगा, ये गिलोटिन का तस्वीर दिख रहा है आपको, मृत्युदंड की सजा दी जा रही है, ये गिलोटिन है। और संविधान में अगर हम बात करें, तो जब हमारे संसद में विधेयक पर बहस होता है, तो विधेयक पर बहस को बंद करने के लिए गिलोटिन शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसी के जीवन को बंद करने के लिए इतिहास में गिलोटिन का प्रयोग किया जाता था और संसद में विधेयक पर बहस बंद करने के लिए गिलोटिन का प्रयोग किया जाता है। तो संविधान में गिलोटिन मतलब विधेयक पर बहस बंद करना। अगला प्रश्न। भारतीय संसद का सचिवालय भारतीय संसद का सचिवालय संसदीय कार्य मंत्री के अधीन होता है, गलत। भारतीय संसद का सचिवालय राष्ट्रपति के अधीन होता है, प्रधानमंत्री के अधीन होता है, नहीं, सरकार से स्वतंत्र होता है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिएगा साथियों, हमारे देश की जो संसद है, सर्वोच्च संस्थान हमारे देश की, जो संविधान में संशोधन करती है और हमारे देश के लिए कानून का निर्माण करती है, उस संसद का जो सेक्रेटेरियल होता है, सचिवालय, जिसमें सचिव साहब लोग रहते हैं, वो सरकार से स्वतंत्र होती है। यह बात लिखा गया है अनुच्छेद अनुच्छेद 98 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 98 में लिखा गया है कि संसद का जो सचिवालय है वो सरकार से स्वतंत्र होता है, एकदम निष्पक्ष होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, 12वां प्रश्न। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, किससे? भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेता से, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से। उत्तर होगा न्यायिक समीक्षा से। जुडिशियल रिव्यू हमारे भारतीय संविधान में एक उपबंध है जो सुप्रीम कोर्ट को प्रदान है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है और ये पूरा प्रोसेस क्या है, और हमको लग रहा है कि अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, तो थोड़ा बारीकी से इसको समझिएगा साथियों। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित होती है, मतलब बैन लगता है। संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी चीज के मालिक हैं, स्वामी हैं, ये कॉन्सेप्ट कहलाता है संप्रभुता। जैसे हम कहा जाए कि हमारे देश की संप्रभुता हमारे देश की जनता में निवास करती है, यानी हमारे देश के स्वामी, मालिक, प्रभु कौन है? हमारे देश है। ऐसे ही हमारे भारतीय संसद की जो संप्रभुता है, स्वामित्व है, वह प्रतिबंधित होती है। कहाँ हमको देखने को मिलती है? तो ये जुडिशियल रिव्यू में। क्या है जुडिशियल रिव्यू? देखिएगा साथियों, जुडिशियल रिव्यू को न्यायिक पुनरावलोकन भी कहा जाता है। न्यायिक न्यायिक पुनरावलोकन भी कहा जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन, यह हमारे भारतीय संविधान में, न्यायिक पुनरावलोकन हमारे भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट को प्रदान है, सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान है। होता क्या है इसमें देखिएगा, न्यायिक समीक्षा का मतलब हो गया कि जुडिशियल रिव्यू करना। अगर संसद, पार्लियामेंट पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है और वो कानून हमारे संविधान का अतिक्रमण अगर करती है,
संविधान का अतिक्रमण अगर कर रही है, उसको नेगेटिव प्रभावित कर रही है, तो उस कानून को जिसे संसद ने बनाया है उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये बात कहलाता है न्यायिक पुनरावलोकन। उम्मीद है न्यायिक पुनरावलोकन समझ में आया होगा। न्यायिक पुनरावलोकन वह शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय की जिसके तहत संसद के द्वारा बनाए गए कानून की न्यायिक समीक्षा संविधान के अंतर्गत संविधान की चलनी से चाल करके किया जाता है। अगर संविधान का अतिक्रमण करने वाला वो कानून है तो उस कानून को शून्य घोषित कर दिया जाएगा, मनो खत्म कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। संवैधानिक शब्दावली है शून्य घोषित कर देना, यही कहलाता है न्यायिक पुनरावलोकन। एक उदाहरण से आपको हम समझाते हैं साथियों, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा और हमारे देश का एक सुप्रीम कोर्ट का केस भी समझ में आ जाएगा। बात है सन 2015 की। उस समय महाराष्ट्र के एक बड़े प्रसिद्ध नेता बाल ठाकरे जी का डेथ हुआ था, स्वर्गवास हुआ था, निधन हुआ था। उसके बाद उसके बाद हमारे देश की जो आर्थिक राजधानी मुंबई है उसे 3 दिन तक बंद किया जाता है। महाराष्ट्र में 3 दिन मुंबई बंद होता है, महाराष्ट्र मुंबई 3 दिन बंद होता है। तो सोशल मीडिया पर एक लड़की थी, उसने कमेंट कर दिया कि एक नेता के डेथ पर 3 दिन तक महाराष्ट्र या मुंबई को बंद करना, हमारे देश की आर्थिक राजधानी को बंद करना, हमारे देश के अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरनाक है। तो अब उस जो सोशल मीडिया कमेंट था उस पर एक लड़की ने भी लाइक कर दिया था और कमेंट कर दिया था। उसके बाद जो है उस पार्टी के लोग, जो शिवसेना पार्टी के लोग थे, वो चले गए पुलिस के पास। पुलिस के पास उन्होंने कंप्लेन किया, कंप्लेन दर्ज किया गया। आईटी एक्ट सन 2000 में बना था जो आईटी एक्ट, उसकी धारा 66 ए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें क्या लिखा गया है, आईटी एक्ट 66 ए में लिखा गया है कि अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अपमानजनक बातें करेंगे, अपमानित शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, अपमानजनक टिप्पणी करते हैं तो आपको 3 वर्ष का कारागार सजा हो जाएगा, 3 वर्ष जेल की सजा हो जाएगी सोशल मीडिया पर आपत्तिपूर्ण टिप्पणी करने पर। तो ये दोनों लड़कियों को साथियों जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक कमेंट किया था और लाइक किया था, दोनों लोगों को 3 वर्ष का कारावास का सजा हुआ। फिर क्या हुआ, फिर इन लड़कियों के वकील ने एक सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ केस था। श्रेया सिंघल बनाम श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ सुप्रीम कोर्ट में एक केस आता है, वाद दाखिल होता है, इनके वकील दाखिल करते हैं। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू करके, न्यायिक समीक्षा करके, न्यायिक पुनरावलोकन करके इस कानून को ही समाप्त कर दिया। अनुच्छेद में साथियों ये आईटी एक्ट का सन 2000 का आईटी एक्ट 2000 का 66 धारा था, इसको शून्य घोषित कर दिया। तो क्या आप समझ पाए क्यों शून्य घोषित किया गया? क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायिक समीक्षा की, जुडिशियल रिव्यू किया। क्या पाया उसने, क्या अतिक्रमण हो रहा था? यहाँ अतिक्रमण हो रहा था फंडामेंटल राइट का, हमारे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार जो लिखा हुआ है अनुच्छेद 19 को में, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। तो आप बताइए कि हमारे देश में सर्वोच्च कानून क्या है? संविधान हमारे देश का सर्वोच्च कानून है अगर, तो ये जो एक कानून है, जो छोटा कानून है, माइनर कानून है, ये संविधान का अतिक्रमण कर रहा है। तो इस दशा में क्या किया जाएगा? इस दशा में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस जो कानून को बनाया गया, इस धारा को रद्द कर दिया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। क्या हुआ, तो जब मूल अधिकार अनुच्छेद 19 क का अतिक्रमण करने वाला यह कानून था, तो इस कानून को ही समाप्त कर दिया गया। कैसे यह मूल अधिकार का अतिक्रमण हो रहा था? साथियों, किसी भी व्यक्ति को अपना विचार रखने और बोलने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान का मूल अधिकार है अनुच्छेद 19 क के तहत। तो उन लड़कियों ने अपना बोलने की स्वतंत्रता, व्यक्तिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रस्तुत की थी, न कि अपमानजनक उनको कोई गाली या अपशब्द दी थी। तो उसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डिसीजन दिया कि इन लड़कियों को रिहा किया जाए, बरी किया जाए, और ये जो कानून जिसके तहत उस लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है वो कानून को रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा का प्रयोग करते हुए आईटी एक्ट 66 ए की धारा को समाप्त किया, जो अतिक्रमण कर रहा था किसका? हमारे देश के संविधान के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 को, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा साथियों। कोई भी ऐसा छोटा कानून, बड़ा कानून संशोधन से आया, चाहे किसी तरीके से आया, अगर हमारे संविधान का अतिक्रमण कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट अपने जुडिशियल रिव्यू के पावर का इस्तेमाल करके उस कानून को शून्य घोषित कर देगा। तो वहीं से हमको पता चलता है कि भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित हो जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा,
वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? तो ये थे साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई साहब विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल हमारे देश में 1925 में केंद्रीय विधानसभा जो था, इसका आज के समय में नाम लोकसभा है, उसका अध्यक्ष बने थे ब्रिटिश काल में, अंग्रेजों के समय में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? संसद की सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति, जिसमें 30 सदस्य होते हैं। उत्तर होगा हमारा बी। डिटेल लिखिएगा। लोक लेखा समिति, इसका गठन हुआ था 1919 के मॉन्टेस्क्यू चेमस्फोर्ड अधिनियम के तहत 1921 में। इसमें इसका काम होता था कि सीएजी के रिपोर्ट की जांच करना, सीएजी के रिपोर्ट की जांच करना काम होता है लोक लेखा समिति का। इसमें सदस्य होते हैं टोटल 22, 15 लोकसभा से होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से सदस्य होते हैं। 22 सदस्यों की होती है। और पूरा कब स्थापना हुआ ये, और ये लोक लेखा समिति सबसे पुरानी समिति है, सबसे प्रसिद्ध और सबसे पुरानी समिति है संसद की। ये हम जो पढ़ रहे हैं साथियों, इस क्वेश्चन का उत्तर कर लिए, एक्सप्लेनेशन हम किसकी कर रहे हैं, ये संसदीय समिति टॉपिक की। संसदीय समिति संसद को चलाने के लिए 2 प्रकार की समिति होती है, एक स्थायी समिति होती है और एक अस्थायी समिति होती है। अस्थायी समिति किसी क्षणिक मामलों की जांच के लिए कुछ समय के लिए गठित होती है, फिर समाप्त हो जाती है। और एक होती है स्थायी समिति जो वित्तीय मामलों से संबंधित थी। अभी पीसीएस के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन था कि हमारे देश में संसद की कौन सी समिति वित्तीय समिति है। ये 3 जो है एबीसी, ये वित्तीय समिति है साथियों। और वित्तीय समिति स्थायी समिति होती है। प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, तीनों संसद की वित्तीय समिति है और अस्थायी समिति है। और इन सबका कार्यकाल 1 साल होता है। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, तीनों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। संसद की यह अस्थायी समिति है और वित्तीय समिति है। और अस्थायी समिति कोई भी मामला होता है उसकी जांच के लिए गठित होता है। जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था 2008-9 में, तो उसमें भी अस्थायी समिति का गठन किया गया था। यहाँ हम आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में साथियों। सबसे पुरानी समिति ये हो गई। सबसे बड़ी समिति, इसका गठन हुआ था 1950 में साथियों, जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर। जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर प्राक्कलन समिति, संसद की स्थायी समिति, वित्तीय समिति का गठन हुआ। इसमें सदस्य होते हैं 30 और 30 के 30 सदस्य होते हैं लोकसभा से। लोकसभा से 30 सदस्य होते हैं। इसका कार्य क्या होता है साथियों? इसका कार्य होता है आय और व्यय का लेखा जोखा देना। आय व्यय का लेखा जोखा देना, बजट से संबंधित कार्य होता है। सार्वजनिक उपक्रम समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति 1964 में गठित होती है साथियों। इसके 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 श्री कृष्णन मेनन साहब इससे संबंधित है। कृष्ण मेनन ये समिति थी। इसी समिति की सिफारिश पर 1964 में सरकारी उपक्रम समिति या सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन किया जाता है। साथियों इसमें 22 सदस्य होते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 राज्यसभा के सदस्य इसमें होते हैं। इसका काम क्या होता है? जो सरकारी खर्च होता है उसका आय व्यय का रिपोर्ट प्रस्तुत करना। और तीनों में जो अध्यक्ष होते हैं साथियों, तीनों के अध्यक्ष की नियुक्ति स्पीकर के द्वारा की जाती है। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा तीनों के अध्यक्षों की नियुक्ति 1 साल के लिए की जाती है, जो संसद की स्थायी समिति या वित्तीय समिति है। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब आगे इसी संबंधित कुछ क्वेश्चन भी मिलेगा हमको। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? सार्वजनिक उपक्रम के समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? लोक लेखा समिति के सबका 1 वर्ष। उत्तर क्या कर देंगे? 1 वर्ष। संसद की ये समितियां हैं, स्थायी समितियां हैं, वित्तीय समितियां हैं। 16वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? सार्वजनिक व्यय पर लोक लेखा समिति है और प्राक्कलन समिति है, सार्वजनिक उपक्रम समिति है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी तीनों जो है ये वित्तीय समितियां हैं जो सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण करती हैं, संसद की अस्थायी समितियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? आकलन समिति या प्राक्कलन समिति? एक ही बात हुआ साथियों, प्राक्कलन समिति या आकलन समिति। इसमें 30 सदस्य होते हैं, 30 मेंबर होते हैं, लोकसभा के होते हैं एमपी। वो लोकसभा के 30 सदस्यों से बनती है आकलन समिति या प्राक्कलन समिति। इसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। अगला,
सार्वजनिक लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, किसको प्रस्तुत करती है? तो तीनों समितियां साथियों संसद को प्रस्तुत करती है अपना रिपोर्ट, संसद को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। सार्वजनिक लेखा समिति या बाकी समितियां एक एक करके संसद में, पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? मनोनीत करने का मतलब कि चुनना ही, बस अपने मन से जिसको मन करे उसको चुन लेना। तो शायद चाहे चाहे वो लोक लेखा समिति हो, चाहे प्राक्कलन समिति हो, चाहे सार्वजनिक उपक्रम समिति हो, तीनों के अध्यक्षों को एक साल के लिए मनोनीत करता है लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का स्पीकर मनोनीत करता है साथियों। अगला देखिएगा, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सदस्य लोकसभा के सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 21वां प्रश्न है, 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन था? उत्तर होगा पीसी चाको। पीसी चाको साथियों, पीसी चाको सरकार के द्वारा सन 2011-12 में एक कमेटी गठित की जाती है जो 2G स्पेक्ट्रम एक घोटाला हुआ था उसी की जांच के लिए। देखिए क्या है, दो मंत्री थे साथियों, एक ए राजा और कनिमोझी। इन दोनों लोगों पर आरोप लगा था कि 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन में 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन में इन लोगों ने घोटाला किया है। उसके बाद कमेटी गठित होती है पीसी चाको की अध्यक्षता में और यह जांच करती है। फिर जांच में साथियों ये जांच रिपोर्ट अपना सीबीआई विशेष अदालत को सौंपती है। फिर बाद में विशेष अदालत जो सीबीआई की थी उसने इन लोगों को बरी कर दिया, यानी आरोप सिद्ध नहीं हो पाया था 2G स्पेक्ट्रम का। 2G क्या साथियों, जो आज के समय में 5G इंटरनेट आप चला रहे हैं उसी का सबसे पहला वर्जन है। जी के बाद आया 2G, 1G नहीं था। जी का मतलब जब हमारे पास टेलीफोन फोन नहीं था, पत्र लिख करके अपने विचारों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। फिर 2G का समय आया सन 2003-4 में, जब हम लोग के दुनिया में पहली बार फोन आता है तो हमारा 2G का दौर था, सिर्फ हम बात कर सकते थे, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते थे। फिर 3G का दौर आया इंटरनेट, फिर 4G का फास्ट इंटरनेट, फिर 5G 6G, आगे बढ़ते हम चले जाएंगे जी में। तो जो 2G स्पेक्ट्रम मतलब जो नेटवर्क लगा था, टावर लगा था, सरकार ने, इसरो ने सैटेलाइट प्रक्षेपित कर दिया। वो सैटेलाइट हमारे कम्युनिकेशन का कार्य कर रहा था, तो उसके लिए आवंटन किया गया था, टेंडर दिया गया था, नीलामी की गई थी कि कौन कौन टावर लगाएगा, सरकार ने उसका आवंटन किया था। तो वही साथी हम देखते हैं कि रिलायंस हो गया, चाहे फिर वो एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, वोडाफोन हो गया, हच हो गया, एसआर हो गया, टाटा इंडिका, बहुत सारी कंपनियां एक समय में थी। आज तो मोनोपोली का दौर चल रहा है हर क्षेत्र में। तो वो 2G स्पेक्ट्रम का कई कंपनियों को जो आवंटन किया गया था उसमें ये आरोप लगा कि ये दोनों लोगों ने मिल करके इसमें करप्शन किया, भ्रष्टाचार किया। तो इनकी अध्यक्षता में सरकार ने एक कमेटी गठित की, इसने अपना रिपोर्ट इनको पहुंचाया, सौंपा, और इन्होंने इन दोनों लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया था। और एक और समिति थी साथियों, अगर पूछा जाए आपसे कि विपक्ष के द्वारा 2G स्पेक्ट्रम के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच समिति गठित हुई थी, तो मुरली मनोहर जोशी जी की अध्यक्षता में विपक्ष के द्वारा 2G स्पेक्ट्रम की जांच के लिए समिति गठित की गई थी, सरकार के द्वारा पीसी चाको 2011। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? याद रखिएगा, दो चार ठो डेट तो जरूर। 24 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान बन करके तैयार जो हुआ था उस पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। 24 जनवरी को हमारे देश के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रगान स्वीकार किया गया। 24 जनवरी को हमारे देश के संविधान के अंतर्गत पहले राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे। और 26 जनवरी को 1950 में हमारे देश का संविधान संपूर्ण रूप से लागू होता है। फिर उसके 2 दिन बाद 24 दो 26 दो 28 जनवरी 1950 को हमारे देश में 28 जनवरी 1950 को हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है संविधान के अंतर्गत। उसमें तय किया गया कि 8 जज रहेंगे, 7 अन्य न्यायाधीश और एक सीजेआई रहेंगे। एक सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हीरालाल जीरा भाई कानिया जो सुप्रीम कोर्ट के पहले जज थे, तो 8 थे। फिर धीरे धीरे साथियों 6 बार सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या की वृद्धि की गई और सन 2019 ईस्वी में लास्ट टाइम में जजों की संख्या 31 + 1 यानी कि 34 कर दी गई। तो आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 है, 33 अन्य और एक मुख्य न्यायाधीश।
टोटल 2019 में लास्ट टाइम में वृद्धि हुई और कुल कितनी बार बढ़े हैं तो 6 बार बढ़ा गया। जैसे जैसे साथियों 1950 में, फिर उसके बाद 1960 में, 1966 में, 1971, 1978 ऐसे करके 2019 में लास्ट टाइम 2019 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ करके 34 हो गई। जब आवश्यकता बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि पोस्टों की संख्या भी बढ़ेगी। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? तो 28 जनवरी का डेट है, 28 जनवरी 1950 को। देखिएगा, अगर बात किया जाए सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट का गठन कलकत्ता में किया जाता है, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश हाइड, चेम्बरलिन और लिमेस्टाइन थे। फिर बाद में साथियों, बाद में सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है 1935 के एक्ट के तहत। 1935 के एक्ट के तहत 1937 में दिल्ली में संघीय न्यायालय का गठन होता है, जिसके अध्यक्ष मोरिस ग्लेवर थे। मोरिस ग्लेवर दिल्ली में संघीय न्यायालय जो 1937 में स्थापित हुआ था उसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो 1773 कलकत्ता में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1774 में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ, 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई और संविधान के अंतर्गत जो वर्तमान हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या क्या है? अभी हमने किया 33+1, यानी कि कुल 34 सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में हमारे देश में न्यायाधीश हैं। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम कमेंट करिए साथियों, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने करंट अफेयर में पढ़ा है, कमेंट करिए सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई कौन है। 24वां प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 में संसद के एक अधिनियम द्वारा, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, भारत सरकार के अधिनियम 1953 के द्वारा, संविधान के द्वारा। उत्तर हमारा क्या होगा? अभी हमने किया, हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। सुप्रीम कोर्ट का गठन संविधान के अंतर्गत हुआ साथियों, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है। 25वां और अंतिम प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो किसी भी संख्या में वृद्धि करना केंद्र से संबंधित है, या कोई नया कानून बनाना, या कानून समाप्त करना, या संविधान में संशोधन करना, सारी की सारी शक्तियां संसद के पास हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? बी। ऐसे ही अगर प्रश्न पूछा जाए कि हमारे देश में नए राज्यों का निर्माण करना है तो उसकी शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। हमारे देश में केंद्र में कुछ भी एक्स्ट्रा करना है, वृद्धि करनी है, तो हमारे देश की सर्वोच्च संस्थान है संसद, उसी को यह शक्ति प्रदान है। ये था साथियों आज का 12वां क्लास, संविधान का 12वां क्लास। कैसा लगा आपका क्लास? कोई भी प्रश्न, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट किए उन सभी का हृदय के गहराई से स्वागत है। बाकी पढ़ते रहिए, ज्ञान बढ़ाते रहिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।